बताओ बताओ। प्रोबेबिलिटी में कौन सा टॉपिक किया था हमने लास्ट? आज बेटा ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज थोड़ा सा लाइक सुन लो यार। जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं ना, तो ऐसे मत करना कि अभी नहीं सुना कि बाद में भी तो बहुत टाइम है, फिर दोबारा रिवाइज हो जाएगा। बेटा प्रॉब्लम क्या है कि टाइम वेस्ट होगा, मतलब मेरा भी टाइम वेस्ट है, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। अभी जो भी मैं करा रहा हूँ, जो टॉपिक करा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इससे पहले कराया, तो बेटा ये साथ साथ कंटिन्यूशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी से पहले आपको कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, काउंटिंग आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आना चाहिए, कैसे काउंट करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी दोनों 11th और 12th का दोनों का कंबाइंड। अब ऐसा होगा कि मान लो किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी नहीं किया, फिर वो आगे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। जब हम दोबारा करेंगे तो रिवीजन होगा उस टाइम पे। जैसे अभी मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ, तो इतना आराम से नहीं करा पाऊंगा, फिर मैं रिवाइज करूंगा तो थोड़ा सा स्पीड अप, लाइक स्पीड रखनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज फिर वही 2-3 हफ्ते लगेंगे एक चैप्टर को करने में बेटा। ठीक है, तो बेटा साथ साथ सुनते जाओ, अगर कुछ नहीं आता है तो पूछते जाना बेटा। ठीक है, 2-4 बच्चे डाउट्स पूछते हैं, बट बाकी बच्चों को लगता है, मुझे लगता है वो डाउट्स पूछते नहीं है बेटा। अगर किसी को नहीं आता तो पूछो बिना हेजिटेशन के। ठीक है, ओके। एंड फोकस्ड होके बैठो, मतलब ऐसे ना हो कि वीडियो टर्न ऑन तो नहीं कर रखी सभी ने, ऑफ है सभी के, वीडियो टर्न ऑफ ही रखने, बट ये ना हो कि लेट के पढ़ रहे हो, होता है ना, मतलब पूरे अटेंटिव होकर सीरियस होकर, लाइक सीरियसनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप सारे के सारे प्रॉपर बैठे हुए और लाइक पूरा नोटबुक एंड पेन सभी के पास है। सभी के पास अभी पेन नोटबुक? सर हाँ बेटा, साथ साथ बैठा करो, जब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको आता है, स्टार्ट करने लग जाया करो, पहले ही आंसर लिख के भेज दिया करो, तब मुझे लगेगा हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ओके। लास्ट अभी मैं अगर रिकॉल कर रहा हूँ 12th वाले जो टॉपिक मैंने कराया, एक तो बेटा मैंने कराया था कंडीशन प्रोबेबिलिटी सबसे पहला, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट वाला, फिर उसके बाद हमने बेस थ्योरम करी थी, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद रैंडम वेरिएबल एक्स, याद है? जिसमें मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू समझा रहा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन या एवरेज कितनी बार आता है, वो कैसे निकालते थे, समेशन पी आई एक्स आई से निकालते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू, पी आई एक्स आई, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन या एवरेज भी बोल देते हैं। और फिर होता था वेरिएंस, किसी को याद है ना वेरिएंस कैसे लिखते थे? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ऐसे समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई जो आया था आंसर, उसी का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, जो वेरिएंस होता था उसी का रूट ले लेते थे, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने सिग्निफिकेंस भी बताया था, तुम्हें याद हो तो, कि स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्निफिकेंस क्या है। एवरेज लेकर विराट कोहली और एक और प्लेयर लेकर, धोनी, याद है धोनी लेकर समझाया था मैंने। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ज्यादा होता है वो कंसिस्टेंट कम होता है। ओके, आज है आज पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, बर्नौलिस ट्रायल क्या होती है। बहुत इजी है, मतलब टॉपिक ऐसा है कि ये मैं फॉर्मूला नहीं भी बताऊंगा तो तुम अपने आप ही खुद समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा, पहले बर्नौलिस ट्रायल है क्या? सबसे पहले बर्नौलिस ट्रायल उसी के ऊपर आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहले क्या कंडीशन है कि बर्नौलिस ट्रायल हम तब मानेंगे, कंडीशन क्या है इसकी, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको बर्नौलिस ट्रायल तब मानेंगे। पहली कंडीशन है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए। सेकंड, ट्रायल्स यानी एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं शुड बी इंडिपेंडेंट। कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड ना करे, जैसे कॉइन टॉस करना हो गया, डाई रोल करना हो गया। ठीक है, किसी टारगेट को शूट करना हो गया कि पहली बार शूट करा, हिट हुआ नहीं हुआ, सेकंड टाइम पे शूट किया, हिट हुआ नहीं हुआ, पहले वाले पे डिपेंड नहीं करता। और ईच ट्रायल, हर एक्सपेरिमेंट में हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। 2 पॉसिबल आउटकम्स का मतलब हो गया या तो होगा या फिर नहीं होगा, दैट इज या तो सक्सेस और फेलियर। सक्सेस मतलब हो रहा है, या फिर नहीं हो रहा है तो फेलियर। और फोर्थ लगा देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हर एक्सपेरिमेंट में रिमेन्स ऑलवेज सेम। मतलब पहली बार कॉइन टॉस करा, हेड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, नहीं आ रहा है, टेल आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2,
अगली बार भी जब मैं कॉइन टॉस करता हूँ तब भी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती है, टेल की भी 1/2 रहती है। मतलब हर ट्रायल में जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहनी चाहिए। बात समझ आई? यस सर। जैसे मान एक चीज सोच के चलो कि अगर एक बैग में से मैं बॉल निकाल रहा हूँ एक एक करके और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, तो पहली बार में रेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी और अगर मैंने रिप्लेस नहीं करी तो सेकंड टाइम की जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड आने की वो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, राइट? क्योंकि आपने जो बॉल निकाली है वो रखी नहीं तो टोटल बॉल कम हो जाएगी। तो पहले जो प्रोबेबिलिटी थी रेड आने की अब वो सेम नहीं होगी सेकंड टाइम। बात समझ रहे? तो उस केस में ये बर्नौलीज ट्रायल नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तब माना जाएगा बर्नौलीज ट्रायल, क्योंकि हर बार जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम हो जाएगी जब आप रिप्लेस कर देते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है भाई, क्वेश्चन करें। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं उससे पहले एक फॉर्मूला बता नहीं रहा हूं, पहले क्वेश्चन कराता हूं, फॉर्मूला तुम खुद समझ जाओगे कि क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए इसमें, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो एक क्वेश्चन है, 6 balls are drawn from an urn, अर्न मतलब थैले को बोल देते हैं, बैग बोल दो अर्न बोल दो एक ही बात है। कंटेनिंग, उसमें क्या क्या था? कंटेनिंग 7 रेड एंड 9 ब्लैक balls। 7 रेड है उसमें, 9 ब्लैक है। फिर पूछा है जो 6 balls निकाली are drawn विद रिप्लेसमेंट, डाल दो इसमें, विद रिप्लेसमेंट के साथ कराएंगे। हर बार रिप्लेस कर दी बॉल, एक एक करके निकाली। तो मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड बॉल्स। जो हमने 6 निकाली है उसमें से 3 रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब क्या होगा, किसी को याद आ रहा है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन कुछ। अब 6 में से 3 रेड कभी अलग अलग प्लेसेस पे आ सकती है। पहली 3 रेड हो सकती है, फिर तीनों की तीनों ब्लैक। पहली रेड, सेकंड ब्लैक, थर्ड रेड, फोर्थ ब्लैक, फिफ्थ रेड, सिक्स्थ ब्लैक। ऐसे तो बहुत सारी पोजीशन अलग अलग हो जाएंगी। तो याद है मैंने क्या कराया था इसके लिए? सर हम इसमें ये करेंगे कितनी बार रेड नहीं आएगी। हाँ मतलब नहीं, 3 रेड आनी चाहिए और 3 नॉन रेड होनी चाहिए। मतलब 6 तो निकालनी है, उनमें से 3 कह रहा है रेड होनी चाहिए। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अगर 3 रेड है तो 3 तो नॉन रेड ही होंगी, यानी ब्लैक ही होंगी। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अब मैं कैसे पता करूं कि पहली रेड आ रही है, दूसरी रेड आ रही है, तीसरी रेड आ रही है, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक। फिर ऐसा भी तो हो सकता है रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। अब इतने सारे केसेस बनेंगे मैं काउंट ही नहीं कर पाऊंगा हो सकता है, या मैं डबल काउंटिंग कर लूंगा या मिस काउंटिंग कर दूंगा। तो तुम्हें याद आ रहा होगा मैंने कुछ तरीका बताया था इसका, याद है किसी को? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से लॉजिक समझाया था मैंने, किसी को याद आया? भाई टोटल ये 6 चीजें हैं, 6 चीजों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6। फिर डिवाइड में याद आ रहा है क्या लिखते थे? 3 आर सेम है और 3 ब्लैक सेम है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देते थे, याद आ गया? यस सर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टोटल थिंग्स n थिंग्स, जिसमें से कुछ r1 थिंग्स रिपीटिशन है और r2 थिंग्स अगर रिपीटिशन है तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड होता था बेटा। तो ये अपने आप ही काउंट कर लेगा उन सबको। तो यानी आंसर कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल होगा तुम्हारा। 6 इंटू, एक काम करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाहर निकालो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और एक 6 बचेगा 3 फैक्टोरियल। तो ये तो कट गया, 6 से 6 कट गया, यानी 20 आए। अब सोच के देखो मैं 20 काउंट कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि मैं कितने इधर उधर करके लिख लेता, 20 में लिख ही नहीं पाता, इतने सारे हैं। तो अब समझ में आ गया कि 20 से मल्टीप्लाई करना है। और मैंने कहा था कि अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो पहली बार रेड की प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा कितनी होगी? फर्स्ट टाइम रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? अगर कितनी रेड है? 7 रेड है और 9 ब्लैक है, तो एक बॉल हमने निकाली और वो रेड निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? बता दो भाई। सर 1/16। फर्स्ट जो रेड है 7/16, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट टाइम भी कितनी होगी? 7/16 ही होगी। बिल्कुल भाई, हाँ रिप्लेसमेंट है। और वो बर्नौलीज ट्रायल जो मैं बोल रहा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो वाला फंडा लग गया इसमें। क्यों? क्योंकि हमने देखा फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल करा है, फाइनाइट नंबर अभी 6 बार निकाला है। हर बार रेड की प्रोबेबिलिटी आने की और नहीं आने की बराबर है हर ट्रायल में। पहली बार में आने की प्रोबेबिलिटी 7/16 रहेगी हर बार, और नहीं आने की हमेशा कितनी रहेगी? 9/16। 9/16। बिल्कुल। तो बर्नौलीज ट्रायल वाली कंडीशन पूरी हो गई और हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या आ गया आंसर? 7/16 का क्यूब, 9/16 का क्यूब, और इंटू में क्या आ गया? 20। जो 20 लिखा हुआ है उसको हमने कैसे लिखा था? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। किसी को समझ में आ रहा है? ये तो
6C3A, किसी को समझ में आ गया? 6C3A तो कॉम्बिनेशन लगा हुआ अभी, आया समझ में? यस सर। भाई ये जो 20 आपने निकाला है, ये 20 तो 6C3A। तो अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, और ये मान लो P है, P मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी Q मान लेते हैं, और आपका लिखा है 6C3। तो अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसके लिए अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला क्या था, मतलब हम निकाल क्या रहे थे, कितनी रेड आए, हम रेड निकाल रहे थे कि भाई हमारी एक्स हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, मतलब आपको 3 सक्सेस चाहिए थे कि 3 रेड निकले और 3 नॉन रेड आए। तो इसका फॉर्मूला हो गया जो मैं लिख रहा हूँ, पी एक्स इक्वल टू आर। एक्स इक्वल टू आर का मतलब आर है नंबर ऑफ सक्सेस, आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब आपको कितनी बार चाहिए कि रेड बॉल आ जाए। तो आर हो गया नंबर ऑफ सक्सेस, जो कि यहाँ पर 3 है। तो फॉर्मूला होता है एनसीआर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस। तो आप 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आएगा, और आर की जगह 3 रखोगे वो भी 3 आएगा, और NC3 क्या हो जाएगा, 6C3, क्योंकि n कितना है यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये फॉर्मूला मैं नहीं बताऊं, तब भी तुम्हें ऊपर वाला तो लॉजिक तो समझ में आ गया कि कैसे लिखना है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, फॉर्मूले से और क्लियर हो गया, फॉर्मूले से और क्लियर हो गया कि हाँ भी ऐसे करना है। अब चलो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, अब बताना क्या होगा। क्वेश्चन मैंने कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, ऐसे बोल दिया एटलीस्ट 2 रेड। अब क्या करेंगे, जब एटलीस्ट वर्ड लगा दिया इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपकी 2 रेड भी आ सकती है, 2 से स्टार्ट करना है। हाँ मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 2 से स्टार्ट करना है ना। यस मिनिमम, यस भाई। तो ये तो मैं करते करते लाइक पागल ही हो जाऊंगा। क्यों भाई, एक बार आर की वैल्यू 2 रखूंगा, एक बार आर की वैल्यू 3 रखूंगा, एक बार आर की वैल्यू 4 रखूंगा, 5 और फिर 6, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा। 6C2 पी कितना था, पी की पावर 2 और क्यू की पावर 4, फिर 6C3 पी की क्यूब, क्यू की क्यूब, फिर ऐसे आएगा 6C4 पी की 4 क्यू की पावर 2, और फिर 6C5 पी की पावर 5 क्यू की पावर 1, और लास्ट में 6C6 पी की पावर 6 क्यू 0 हो जाएगा। और पी की वैल्यू कितनी होगी, पी मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 7/16, और नहीं आने की यानी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 9/16। तो अब ये सारी वैल्यूज में पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा, ये तो बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो इससे कोई इजी तरीका बताएगा, अगर ऐसे ना करके किसी और तरह से लिखे तो और क्या लिखा जा सकता है बेटा? सर अभी हमने फॉर्मूला लिखा, उससे लिखा जा सकता है। नहीं फॉर्मूला ही तो लिखा है मैंने तो फॉर्मूला लिख कर ही लिखा है। अच्छा हाँ मैं समझ गया, ये वाला ना, इस यही तो मैंने फॉर्मूला लगाया यार, यही तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, NCR फॉर्मूला तो वही लगाया, बस मैंने केसेस लिख दिया अलग अलग, इतने सारे केसेस बने, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब भाई वो और उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो इतने सारे केसेस ना लेकर मैं क्या करूंगा, तुम्हें याद है मैं कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में समझाता था कि यार 1 में से माइनस कर दो ना, ऐसे ना करो, ऐसे करो तो 1 में से वो वाले माइनस कर दो जो आए नहीं इसमें। कौन कौन से नहीं आए, हमने स्टार्ट करा है 2 से, तो क्या क्या नहीं आया, 1 नहीं आया इसमें, और 0 भी तो नहीं आया। तो 1 और 0 क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, समझ में आया? भाई आप कह रहे हो कम से कम 2 रेड आनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूं एक भी रेड ना आए वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाल दो, और एक रेड आए, एग्जैक्टली एक रेड आए वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाल दो, और उन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो 1 में से, तो दोनों माइनस हो गए। तो अब क्या होगा, कम लिखना पड़ेगा, क्या आएगा, 6C1 NCR पी की पावर, पी मतलब होने की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, उसकी पावर 1, और नहीं होने की पावर 6 - 1 जो कि 5 आएगा। फिर 6C यहाँ पर हो जाएगा 0, पी की पावर 0 कुछ नहीं आएगा, और क्यू की पावर पूरी 6 - 0 6 ही आएगा। अब आंसर देखो कितना सिंपल आएगा, 6C1 होता है 6, पी तुम्हारा है 7/16 की पावर 1, 9/16 की पावर 5, 6C0 आएगा 1, पी की पावर 0 1, और क्यू कितना है 9/16 की पावर 6। तो ये कम लिखना पड़ा ना, समझ में आया? अब इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व भी कर सकता हूँ, 9/16 की पावर 5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 7/16 बचेगा, और इसमें से प्लस का 9/16 बचेगा, इनको मैं ऐड भी कर सकता हूँ, 9/16 की पावर 5, 42 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, कितना आ गया आंसर, 1 माइनस 9/16 की पावर 5। ये तो सॉल्व नहीं करना क्योंकि बड़ी पावर है बहुत, 5, आंसर आ गया 51/16। क्लियर है सभी को? यस सर। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी कि कम से कम 2 क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, 2 3 4 5 6 ऐड ना करके 0 और 1 वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दिया। क्लियर है? 1 में से 1 माइनस कर दिया, 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 1 में से 1 माइनस कर दिया,
बोलो भी बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो, आई होप समझ में भी आ गया होगा सभी को फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन में उसका करा रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल वाला था। मान लो ऐसा दिया हुआ है, एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है px फंक्शन के फॉर्म में, ऐसे दिया हुआ है k 2k 3k और 0 अदरवाइज। k दिया हुआ है जब x की वैल्यू कितनी है 0, 2 दिया हुआ है जब x की वैल्यू 2k दिया हुआ है जब x 1 लेते हो आप, और x जब 2 लेते हो रैंडम वेरिएबल तो प्रोबेबिलिटी है 3k। ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ऊपर px, और आपसे कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी एक नंबर है, सम नंबर। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड की, कोई बताएगा की कैसे निकलेगा? अगर ये रैंडम वेरिएबल x0 x1 x2 x3 इस तरह से लेकर हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं px k 2k 3k और 2 के अलावा 1 के अलावा और 0 के अलावा कुछ और अगर x की वैल्यू लेते हो आप, तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी 0 लेनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला लॉजिक क्या लगाएंगे? किसी को याद है? लास्ट टाइम जब मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराया था तो मैंने कहा था रैंडम वेरिएबल x लेते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं px। तो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम याद आ रहा है किसी को क्या होता था? याद आ रहा है भाई? समेशन पी आई या 1 होता था। हाँ 1 होता था। तो भाई सारी प्रोबेबिलिटीज का सम अगर 1 है तो भाई k 2k और 3k, 0 तो ऐड करने का कोई फायदा नहीं होगा, k प्लस 2k प्लस 3k और प्लस आगे तो लेने की जरूरत ही नहीं है 0, तो इन सब का सम क्या होगा भाई 1 होगा। क्लियर सभी को? यस सर। ये सभी को समझ आया भाई? 1 क्यों रख दिया? तो ये हो गया 6k इक्वल टू 1, तो k कितना आ गया भाई? 1/6 आ गया। तो 1/6 आ गया k की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने ऐड कर दिया, फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? आपको px 2 के लिए भी निकालना है, लेस देन इक्वल टू है ना तो 1 के लिए भी निकालना है, और 0 तक भी जाएगा। क्लियर है? क्योंकि लेस देन इक्वल टू का मतलब है x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, और इन सब की प्रोबेबिलिटी देखो लिखी हुई है। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 3k है, तो यहाँ पर आएगा 3k। जब 1 है तो 2k है, और जब 0 है तो k है, और k की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो 3k 2k और k कितना हो गया 6k, और k की वैल्यू अगर 1/6 है तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1 ही आ गया। क्लियर है? यस सर। बोलो भाई। Yes, sir. कोई इंडिविजुअल वैल्यू कहेगा तो इंडिविजुअल वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू ध्यान रखना ऐसे निकालेंगे कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या कर दिया? 1 कर दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी रैंडम वेरिएबल पर प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे उन सब का सम 1 आना चाहिए, क्योंकि हम सब केसेस काउंट कर रहे हैं, तो कुछ बचेगा ही नहीं, और अगर कुछ बचेगा नहीं और कुछ कॉमन नहीं है तो सबका सम 1 आना ही चाहिए। क्लियर है भी सभी को? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, सारे निकालना और बताना क्या आएगा। A die is thrown 6 times, कितने बार फेंका हमने? 6 बार फेंका। If getting an odd number, मैं कह रहा हूँ कि odd number आ जाए, इस बात is a success, इसको मैंने कह दिया सक्सेस है। If getting an odd number is a success, सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी मान रहे, स्मॉल p मान रहे इसे। देन फिर पूछा है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 5 सक्सेस। अगर मैं कह रहा हूं कि कम से कम 5 सक्सेस आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो कम से कम 5 का मतलब क्या हुआ? 5 ले सकते हैं नहीं ले सकते? एटलीस्ट 5 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं भाई। Yes, अच्छा 5 के अलावा और क्या ले सकते हैं? और क्या ले सकते हैं? 4. 6 ले सकते हैं। बेटा 4 कहाँ से आ जाएगा? कम से कम 5 बोला है, कम से कम 5 का मतलब 5 से ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा भाई। और 6 के बाद 7 भी लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि टॉस ही 6 बार करा है, यस सर। तो 6 से ज्यादा बार तो आप ले ही नहीं सकते। तो समझ आया बेटा 5 और 6 क्यों लिखा? यस सर। Yes, sir. अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। इनकी प्रोबेबिलिटी लिखने से पहले तुम्हें सबसे पहले कोई मुझे बताएगा जल्दी से स्मॉल p की वैल्यू कितनी है, स्मॉल q की वैल्यू कितनी है? स्मॉल p का मतलब सक्सेस,
सक्सेस उसने बोला है, बताया है, किसको बोला है सक्सेस, कि भाई ऑड नंबर आ जाए। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है डाई में एक बार में? जो ये पी और क्यू लिखते हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी होती है, क्यू होता है फेलियर, और ये एक ट्रायल में होता है। तो जब आप डाई रोल करते हो तो ऑड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? ऑड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6। 1/2 ही है, और नहीं आने की भी कितनी होगी? 1/2 ही होगी। बस वैल्यूज पुट कर देंगे। अब कोई बताएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 के लिए कैसे लिखा जाएगा? NCR याद है? NCR n कितना है हमारा? n कितना है भाई? n 6 है, 6 है। तो 6CR, r कितना है? 5 ले रहे हो आप यहाँ पर। p की पावर p कितना है? 1/2। 1/2 की पावर क्या लिखा जाता है? r लिखा जाता है, 5। और दूसरे 1/2 की पावर क्या आएगी? 6 - 5 1 आएगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 66, 1/2 की पावर 6 और दूसरे 1/2 की और 0, तो 1/2 की और 6 ही हो जाएगा वो। तो दोनों में से 1/2 की और 6 पूरा ही कॉमन ले लो। 1/2 की और 6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 65 बचेगा, और यहाँ से 66 बचेगा। बस आंसर आ गया। 1/2 की और 6, 65 को बताएगा क्या आएगा? 65 कितना होगा भाई? यार बता दो 65 कितना होगा? सॉल्व करना पड़ेगा। 6 होगा बेटा। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, तो 6 से 6 बाहर निकाल के 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 ही बचेगा, प्लस 66 1 होता है, तो 7 टाइम्स आ गया। 1/2 की पावर 6 होती है 64, आंसर आ गया 7/64। क्लियर? यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन आया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसके लिए एक नोटेशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, कैसे? b ब्रैकेट में क्या? n, r। b n, r मतलब b का मतलब है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, कितनी बार करा आपने, r है कितने सक्सेस चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा r नहीं, सॉरी r की जगह सॉरी r में p आएगा, p मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आया, इफ b 6, 1/2 is a binomial distribution, find p x equal to 3। तो क्या करोगे तुम? इसमें बताते जाओ क्या क्या गिवन है। n की वैल्यू कितनी है भाई? 6 है। स्मॉल p कितना है? 1/2 है। q कितना हो जाएगा? 1 - p करोगे 1/2 ही आ जाएगा वो भी। और r कितना लेना है भाई? सर 3। बस तो फॉर्म, बस तो क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं करना। 63 1/2 की पावर 3 और दूसरे 1/2 की पावर 6 - 3, वो भी 3 हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा जो भी निकालेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आता है एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मीन और वेरिएंस निकालेंगे कि कैसे निकलता है। लेट्स से क्वेश्चन आया, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम with 3 possible options रखे होंगे फॉर ईच 5 क्वेश्चंस, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें हर क्वेश्चन के लिए 3 चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो पूछा आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग 4, या इसके लिए मैंने कहा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेके, राइट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारी प्रोबेबिलिटी लिखो, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, एंड फाइंड expected value for number of correct answers and variance भी निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बना लें x, भाई 5 क्वेश्चन है तो एक भी ठीक नहीं होगा, ऐसा हो सकता है 2 1 होगा, 2 3 4 5,
अब इनकी प्रोबेबिलिटी बताते जाओ। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। तो कोई बताएगा जल्दी से पहले मुझे स्मॉल p कितना है इसमें, इस क्वेश्चन में? n की वैल्यू 5 है, स्मॉल p कितना है भाई? अगर कोई आप आंसर दे रहे हो और उसके 3 ऑप्शन है करेक्ट, मतलब 3 ऑप्शन है जिनमें से एक करेक्ट है, सिंगल करेक्ट, तो फिर चांसेस कितने होंगे ठीक होने के और नहीं होने के? ठीक होने के कितने होंगे भाई? 1/3 नहीं होगा बेटा, क्योंकि कोई एक ठीक है 3 में से, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी ना। यस सर। हाँ नीरज बेटा, अब आ रही है आवाज? सर कट रही कुछ, मेरे मेरे नेटवर्क इशू है कुछ लगता। ओके ओके, हाँ शायद अब आ रही है सही। सर आपकी तो मेरे को लगता है और को आ रही, पर मेरा नेटवर्क हाँ ठीक है, तो एक काम करा करो, जैसे अगर किसी को बेटा वाईफाई लाइक किसी का लाइक घर पे लाइक स्टेबल नहीं है वाईफाई का कनेक्शन, अपना मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके मोबाइल एक ऐसी जगह रख दिया करो जहाँ पर कनेक्शन सही आ रहे हो, ठीक है? यस सर। मतलब कभी कभी अगर ऐसा होता है तो ऐसे कर सकते हो। ओके, तो मैंने n लिखा 5 क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल 5 बार करा गया है। p होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक बार में। तो भाई अगर आप एक क्वेश्चन आंसर देते हो जिसके 3 ऑप्शन लाइक दे रखे हैं, तो उनमें से करेक्ट होने के चांसेस आपके हैं, अगर गेस कर रहे हो आप तो 1/3 होगा। क्लियर है? यस सर। क्यों मान लेते हैं क्या होगा? नहीं होने के चांसेस कितने होंगे? 2/3। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे ने सारे के सारे आंसर क्या करें, गेस करें। फाइंड राइट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, और आगे लिख दिया इफ ही गेसेस ऑल आंसर, उसमें सारे आंसर गेस करेंगे, क्योंकि अगर जानता होगा तो फिर तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो वो सारे ही सही करेगा आंसर। अगर वो गेस कर रहा है तो निकालो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ, जब x 0 लोगे आप, मतलब आप कह रहे हो कि एक भी ठीक ना हो 5 में से, सारे के सारे रॉन्ग हो, तो क्या आएगा? कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे 5C0, इसमें लिखोगे 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। अच्छा, पहले वाले में 5C NCR तो लिख दिया, साथ में क्या आता है? p की पावर r। p क्या है यहाँ पर? 1/3। 1/3 की बार 0 आएगा क्योंकि r हमारा 0 है, और ये x ही हमारा r है भाई, और 2/3 की बार कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्या आएगा? 1/3 की पावर 1 एक बढ़ जाएगी, और यहाँ पर 2/3 की पावर 4 हो जाएगी। फिर 1/3 की पावर कितना आएगा? 2। 2/3 की पावर 3 हो जाएगी। फिर 1/3 की पावर 3, 2/3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, राइट? 1/3 की पावर 2, सॉरी 4, 1/3 की पावर 5, यहाँ पर 2/3 की पावर 1, और यहाँ पर 2/3 की पावर 0। क्लियर बेटा सभी को? यस सर। यस सर। मैंने फॉर्मूला लगाया NCR P की बार R Q की बार R, Q की बार N माइनस R। इनको सॉल्व करके जल्दी से बताओ कि यार क्या क्या आ रहा है। पहले का आंसर 5C0 5 ही आएगा, सॉरी 5 नहीं 1 आएगा। 1/3 की बार 0 भी 1 आएगा। 2 की बार 5 क्या होता है? 32 डिवाइड बाय 3 की बार 5 क्या होगा? 3 की बार 5 कोई बताएगा कितना होता है? 243। भाई 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगी पावर 81, और 81 इंटू 3 243 हो जाएगा। नेक्स्ट 5C1 होता है 5। अच्छा 3 की पावर तो 5 नीचे आ ही जाएगा, क्यों? क्योंकि 1/3 है और 3 की पावर नीचे 4 है, तो 3 की पावर 5 ही बन जाएगा। 2 की पावर 4 आएगा ऊपर, तो 2 की पावर 4 क्या होता है भाई? 16, और नीचे चल रहा है 243, तो सबके नीचे डिवाइड में तो 243 चलेगा, तो ये तो बिना सोचे लिख दूं, समझे? ये आएगा सी। अच्छा न्यूमरेटर में बताते जाओ क्या आएगा। नेक्स्ट का क्या आएगा? 5C2 बताओ क्या आएगा जल्दी से। 5C2 क्या आएगा? फाइव सी टू की वैल्यू बेटा क्या आएगी यार? 5C2 बताओ, मेंटली कर सकते हो। 5 बाहर निकालोगे, 4 बाहर निकालोगे, 3 फैक्टर नीचे वाला कट जाएगा और 2 फैक्टर रह जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइड बाई 2 10 आएगा। 10, और 2 की पावर 3 होती है 8, तो 10 इंटू 8 होगा 80, और जो ऊपर 16 इंटू 5 कितना होता है? ये भी 80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 5C3 और 5C2 क्या डिफरेंट आएंगे, सेम आएंगे? 5C2 और 5C3 याद आ रहा है किसी को? NCR1, हाँ NCR1 और NCR2 अगर इक्वल है तो R1 प्लस R2 N के इक्वल होता था।
यानी कि Yes, आप sir. देखो 7C5 लिख दो, 7C2 लिख दो, ये भी सेम आएंगे। 7C6 लिख दो, 7C1 ये भी सेम आएंगे। 7C4 लिख दो और 7C3 ये भी सेम आएंगे। ठीक है, तो सेम आएगा, यानी कि 10 ही आएगा इसका आंसर भी। और 10 के साथ ऊपर इस बार 2 का स्क्वायर है तो 40 आएगा इस बार, ये वाला 2 का स्क्वायर। और 3 के और 5 तो नीचे बन ही जाएगा, इसलिए मैं बार बार 243 लिख रहा हूँ। अब क्या आएगा, 5C4 5 के इक्वल आएगा, 5C1 के इक्वल, और 2 का पावर 1 है तो 5 × 2 ये आएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट 5C5 1 होता है, 2 की पावर 0 है, और 1/1 की पावर 5 1 ही होता है। ये आ गया, क्लियर है यहाँ तक सभी को? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो याद है मैंने क्या बताया था, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा? 1 ही आएगा। करना आएगा। तो वो तो कोई न्यू बात नहीं है, वो तो मुझे पहले से ही पता है। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसका मीन निकालते थे, याद है किसी को? ये पी आई होता था और एक्स हमारा एक्स आई होता था, तो तुम्हें याद आ रहा होगा मीन निकालने के लिए पी आई एक्स आई करते थे। बताओ क्या क्या आएगा जल्दी से? पहला आएगा 0, नेक्स्ट क्या आएगा 1 से इंटू करोगे 80/243 रहेगा। नेक्स्ट क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे 160 हो जाएगा डिवाइड बाय 243। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 120 डिवाइड बाय 243। नेक्स्ट क्या आएगा 4 × 10 40/243। और नेक्स्ट आएगा 5 × 1 5/243। मैंने एक्स आई को पी आई से मल्टीप्लाई करके, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, अब इन सबको ऐड कर दो। कोई बताएगा ऐड करके क्या रहा है? इन सबको ऐड करके भी क्या आएगा, नीचे तो 243 आएगा, ऊपर बता दो यार क्या आ रहा है सबको ऐड करके। 160 और 80 240 हो गया, 240 + 120 कितना हो गया 360, 360 + 40 हो गया 400, 405 आ रहा है क्या भाई? बताओ भाई। यस सर 405 ही आ रहा है। ठीक है, सभी का ही आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा क्या निकला है, बताओ क्या निकल गया? समेशन पी आई एक्स आई। याद आ रहा है किसी को क्या होता था? समेशन पी आई एक्स आई क्या होता था भाई? एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं होता था? मीन बोल दो, मीन बोल दो, एवरेज बोल दो, एक ही बात है ना। समेशन पी आई एक्स आई, और ये आंसर कितना आया 405 डिवाइड बाय 243। किसी टेबल से कट सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए? 3 की टेबल से कट जाएगा, कितना आएगा 81, ये आ जाएगा 3 × 1 3, 3 और 5। अब दोबारा कट रहा है 3 से, हाँ दोबारा कट रहा है भाई 27, और ये आ जाएगा 45। फिर दोबारा कट रहा है क्या? हाँ 9 की टेबल से, 9 3 जा 9 5 जा। क्या आंसर आया भाई 5/3। अब टाइम बचाने के लिए मैं अगर तुम्हें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं इसका, और डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है किसके लिए? बर्नौलीज ट्रायल के लिए, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या? ई एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला है एनपी। क्या लिख दो? क्या लिख दो भाई? एनपी। एनपी मतलब नंबर ऑफ ट्रायल 5 बार, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी याद है कितनी थी? 1/3। क्या आ गया 5/3। सेम आ रहा है नहीं आ रहा भाई? यस सर। तो ये हो गया भाई मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला, ताकि पेपर में अगर बर्नौलीज ट्रायल है तो मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा जैसे मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करता था, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला फॉर्मूला लगा देना, क्या? एनपी। ठीक है भाई, और वेरिएंस का भी बता रहा हूँ, वेरिएंस के लिए भी कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो अगर वेरिएंस का लगा रहे हो। वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैसे तो होता था EX² - EX का होल स्क्वायर, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला है NPQ। बस क्या कर दो, NP तो लिख ही रहे थे आप, Q से और मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? Q क्या होगा? नॉट सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी, जो कि थी 2/3। याद है? हाँ भाई, सभी को क्लियर है बेटा? सर ये फॉर्मूला फिर से रिपीट करो। बेटा पहले वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें मैंने कहा कि अगर आपको मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है या एवरेज निकालना है तो वो करने की जरूरत नहीं है जो हम कर रहे हैं, पी आई एक्स आई समेशन की, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है जो मैं टेबल बनाई, तो मैंने प्रूव करने के लिए ऐसे करके दिखा दिया। आपको लगाना है सिर्फ फॉर्मूला बर्नौलीज ट्रायल के लिए एनपी, सिर्फ मीन का फॉर्मूला है एनपी। मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज एक ही बात है। एन आपके नंबर ऑफ ट्रायल है, पी आपका एक बार में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
यस सर। और फिर मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला बताया। वेरिएंस का जो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें होता था ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस करते थे और पहले लेते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर के लिए। और लेकिन मैंने बोला डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा देना, एन पी क्यू, मीन का फॉर्मूला एन पी और वेरिएंस का फॉर्मूला एन पी क्यू। क्लियर है? यस सर। तो इजी हो गया, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल हमें पता है, एक बार होने की प्रोबेबिलिटी पी हमें पता है एक ट्रायल में सक्सेस की, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्यू होती है तो वो भी पता है। बस क्लियर? ठीक है भाई, आए सभी को समझ में? यस सर। चलो बताओ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग सा लेते हैं, ये तो बहुत इजी हो गया, अब समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ, ये तुम्हारा है लाइक जे लेवल का क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4, कि जब शूटर हिट करता है टारगेट तो उसके हिट करने के चांसेस हैं 4 में से 3 बार हिट होता है, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 है। फिर पूछा हाउ मेनी मिनिमम number of times he fire so that probability of hitting a target is at least probability of hitting a target once, एक बार हिट करने की चांसेस, मतलब वो कितनी बार शूट करे कि कम से कम एक बार तो लाइक टारगेट हिट हो ही जाए। हिटिंग अ टारगेट वंस इज एट लीस्ट, या एटलीस्ट नहीं कह देता हूँ सीधा, मोर देन, इज मोर देन, यहां पे लिख दो एटलीस्ट, कि टारगेट कम से कम एक बार तो हिट हो ही जाए, उनमें से जितनी बार भी वो शूट करे, इज मोर देन 99%। मैंने क्या बोला कि एक टारगेट शूट कर रहा है एक शूटर, जिसकी हिट होने के चांसेस एक बार में दे रखे 3/4। पहले तो मुझे देखकर ये बता दो, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला इसमें लाइक लॉजिक है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइनोमियल वाला बन जाएगा? बर्नौलीज ट्रायल मानेंगे इसे? बर्नौलीज ट्रायल के लिए कंडीशन क्या थी भाई, हर बार प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए हिट होने की, है ना? तो क्या हर बार सेम है? हाँ सेम है, 3/4 ही रहेगी। और हर बार नहीं हिट होने की वो भी सेम रहनी चाहिए। तो स्मॉल पी कितना है? 3/4 है। क्यू कितना है? 1/4 है। नंबर ऑफ कितनी बार हिट करें वो पता नहीं है, ये हमें नहीं पता कि कितनी बार हिट हो, लेकिन आर हमें पता है। आर क्या है भाई, कोई बताएगा? आर कितनी बार सक्सेस बोल रहा है वो, पढ़ो इस लाइन को, पढ़ो, वो कितनी बार कह रहा है सक्सेस हो जाए। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या हुआ भाई? कम से कम एक बार जरूर हिट हो जाए टारगेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बार भी हो सकता है, एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, है ना? कहां तक चलेगा? कहां तक चलेगा? कहां तक चलेगा? एन तक चलेगा, जितनी बार भी हिट करा होगा, राइट? भाई आपने 10 बार हिट करा, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10 हिट हो गए, 9 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, कहां तक चलेगा? एक तक चलेगा, एक से लेकर 10 तक, अगर एन 10 है। अगर एन 20 है तो 20 तक चलेगा, 1 से 20। ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। लेकिन हमें एन पता ही नहीं है, मतलब आर की वैल्यू क्या क्या है? आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है, जितने भी एन होंगे, जितनी बार भी हिट कर रहा होगा, लेकिन हमें एन नहीं पता। अब वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एन निकाल के दिखाओ, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि एटलीस्ट वंस, कम से कम अगर टारगेट वो एक बार हिट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 99% होनी चाहिए, मोर देन 90%, सॉरी, मोर देन 90%। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टारगेट हिट एटलीस्ट वंस, तो इसका मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? ये निकाल रहे हैं P1, P2, P3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, कहां तक? Pn तक। और ये प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए 99%। ये क्लियर है सभी को इक्वेशन? यस सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनाने के बाद अब n कहां से निकाले? तो कोई बताएगा मुझे अब क्या करूं इसके बाद n की वैल्यू निकालने के लिए? आपको स्मॉल p पता है 3/4, q भी पता है स्मॉल q 1/4, r की वैल्यू तो 1 2 3 चल ही रही है,
और प्रोबेबिलिटी भी बोला है उसने ग्रेटर देन 99%, तो n कहाँ से निकलेगा? तो पहले मैंने नोटिस करा ये तो बहुत सारी सीरीज बन गई बड़ी, तो तुम्हें याद होगा अभी मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे केसेस बन जाए तो भाई उल्टा कर देगा और 1 में से माइनस कर दो। क्या लिख दूं इसे? 1 माइनस क्या लिख दूं बताओ? 1 माइनस वो वाला केस हटा दो जो इसमें आया ही नहीं। तो बताएगा कौन सा नहीं आया इसमें केस? भाई एक बार हिट करने वाली भी आ गई प्रोबेबिलिटीज में, 2 भी 3 भी 4 भी n तक आ गया, तो कौन से वाला नहीं आया अभी? क्या माइनस कर दो? p बेटा 0 माइनस नहीं होगा क्योंकि वो वाला केस नहीं आया जब एक बार भी हिट नहीं हुआ। बात समझ आई? बोलो भाई सभी को क्लियर बेटा? मैंने p माइनस 1 माइनस p 0 क्यों किया? यस सर। भाई आप 1 से लेकर n तक काउंट कर रहे हो सारे केसेस, क्यों? क्योंकि कम से कम एक बार हिट होना चाहिए। तो 1 भी हो सकता था, 2 भी हिट हो सकते हैं, टारगेट 3 भी, n तक चलेगा, n पता नहीं कितना है, लेकिन इतने सारे केसेस में ऐड क्यों करूँ? उससे उल्टा ना कर दूं कि 1 से लेकर n तक सारे प्रोबेबिलिटी काउंट होगी, लेकिन 0 वाला केस नहीं आया इसमें जब एक बार भी हिट नहीं हुआ, तो वो वाला केस 1 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। और ये आप कह रहे हो ग्रेटर देन क्या है? 99% है। अब फॉर्मूला मैं इसका तो लिख ही सकता हूँ p0 का, कोई बताएगा क्या था? NCR, आपका n ही है, पता ही नहीं आपको, r कितना है? 0, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग r आप 0 ले रहे हो। स्मॉल p की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर? 3/4, 3/4 की पावर आती है r कितना है? 0, और q कितना है? 1/4, उसकी पावर आती है n माइनस r, जो कि n आएगा, और आप कह रहे हो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 99%। ये सभी को क्लियर है मैंने क्या किया? यस सर। Yes, sir. बस अब यहाँ से n निकाल दो, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। निकालो जल्दी से, मैं आगे नहीं करूँगा, आप सॉल्व करो और जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो क्या आ रहा है। n की वैल्यू निकाल दो भाई, इसको सॉल्व करके क्या आएगी? इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को देखो, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि n की वैल्यू कोई प्रॉपर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, मतलब पॉइंट वगैरह में नहीं चलेगा आंसर, प्रॉपर एक इंटीजर आएगा पॉजिटिव। तो कितनी बार शूट कर रहे हो आप? तो बताओ क्या आ रहा है आंसर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, कि n की वैल्यू मिनिमम मतलब इतनी होनी चाहिए कि कम से कम इतनी बार शूट करेगा। आया किसी का बेटा आंसर? मेरे को ही कराना पड़ेगा? बताओ भाई। एक बार यार, एक बार तो नहीं है पक्का, एक से तो ज्यादा ही आना चाहिए। एक कैसे आ गया भाई? अच्छा मुझे बताओ NC0 कितना होगा, जल्दी से बताओ। NC0 कितना होता है? 1 ही होता है। 3/4 की पावर 0 वो भी बनाएगा, 1/4 की पावर n, 1/4 की और n बन जाएगा। और आप कह रहे हो ग्रेटर देन 99/100 होना चाहिए। जिसकी वैल्यू निकालनी उसको भाई दूसरी तरफ ले जाओ, 1/4 की और n को राइट साइड पे ले जाओ और 99/100 को लेफ्ट साइड पे ले आओ। कितना आएगा सॉल्व करके? 1/100 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 4 की पावर n ग्रेटर देन 100, ये आ गया। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है यार। n की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू मैंने हिडन ट्रायल से, क्योंकि मुझे पता नहीं कि n की वैल्यू क्या लूँ कि 100 से बड़ा हो जाए, तो n की वैल्यू 1 ली तो 4 100 से बड़ा है, नहीं भाई गलत है। n की वैल्यू 2 ली, 4 स्क्वायर के 100 से बड़ा, अभी भी बड़ा नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। n की वैल्यू 3 ली, 4 का क्यूब होता है भाई 64, ये भी नहीं है। n की वैल्यू जैसी 4 ली, 4 की और 4 आएगा 256, और ये बड़ा ही होता है, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी हमें? 4। तो वो टारगेट कितनी बार शूट करेगा? 4 बार शूट करेगा। क्लियर है बेटा? हाँ आकाश बेटा ध्यान से करो Yes, sir. कैलकुलेशन, ठीक है? बोलो भाई सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यार बहुत मुश्किल था क्या ये? नो No, सर। sir. तो कर सकते थे ना? Yes, sir. ओके चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना ही वाला भी। A and B throw a die alternately। ए और बी जो है वो ऑल्टरनेटली थ्रो करते हैं डाई, टिल कब तक? टिल वन ऑफ देम
गेट्स 6, जब तक कि किसी का 6 नहीं आ जाता डाई पर, एंड विंस द गेम। और जैसे ही जिसका 6 आएगा वो जीत जाएगा गेम। अब हमने ये तो बताया नहीं कि किससे स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि जिससे स्टार्ट करेंगे उसके पास थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने ए ने स्टार्ट किया और ए पहली बार में जीत गया, तो बी को तो खेलने की जो वही नहीं मिली, बारी ही नहीं आई उसकी, तो ए पहले ही जीत गया उससे, तो जो पहले स्टार्ट करेगा उसका एडवांटेज है। तो यहाँ पर उन्होंने लेट से ले लिया फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की भी निकालनी है, बी विन। व्हेन कंडीशन लगा दी, व्हेन ए स्टार्ट्स, ए फर्स्ट स्टार्ट्स, मैंने कह दिया ए पहली बार स्टार्ट करेगा। तो अगर मुझे एक चीज बताओ, अब ए को आप कैसे जिता सकते हो? ऐसा हो सकता है कि ए ने खेला और गेम जीत गया, है ना, हो सकता है ना कि भाई ए ने गेम खेला और जीत गया पहली बार में। प्लस और क्या हो सकता था, कोई बताएगा नेक्स्ट केस और क्या बन सकता है? ए अगर पहली बार में नहीं जीतता तो फिर ऐसा होगा, ए पहली बार में नहीं जीता, बी दूसरी बार, बी भी मतलब पहली बार में नहीं जीता और फिर ए जीत गया, ऐसा भी हो सकता है। फिर तीसरा केस तो ऐसे भी चल देगा, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर ए नहीं जीता, फिर दोबारा बी नहीं जीता और फिर ए जीत गया। ए मतलब तीसरी बार में जीत गया, क्लियर है? तो ऐसे क्या होगा, Yes, ये sir. गेम ऐसे, यानी ये गेम भाई चलता ही जाएगा, अब पता नहीं कब तक चलेगा, चलता रहेगा ऐसे, ये समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे मुझे पहले बताओ, पी ए पहली बार में ए जीत जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? और उसने कहा था जिसका 6 आ जाएगा वो जीतेगा, तो पहली बार में ए का 6 आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा कितनी है? भाई ए का पहली बार में अगर ए जीत जाए तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार में कितनी है भाई? 1/6 ही तो है। तो ए के पहली बार में जीतने की चांसेस है 1/6, भाई 6 लाने के चांसेस भी 1/6, तो ए के जीतने के चांसेस भी 1/6। फिर नेक्स्ट, अब बाकी वाली प्रोबेबिलिटीज आगे बताओ कैसे लिखूंगा? पहले ए नहीं जीता, बी भी नहीं जीता, फिर ए जीत गया, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूं? पहले तो ये देखो, ये जो मैंने इंटरसेक्शन लिखा है इसका मतलब है ए नहीं जीता, फिर एंड बी भी नहीं जीता पहली बार में जब बी ने फेंका, और फिर जब ए ने फेंका तीसरी बार में ए जीत गया, ऐसे जिता दिया, मतलब ए को मैंने सेकंड टाइम में जिताया इस बार, फिर थर्ड टाइम में, फिर फोर्थ टाइम, ऐसे चलता जाएगा। तो पहले तो मुझे बताओ ए जीता या नहीं जीता और बी जीता या नहीं जीता, पहले ये जो ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी है क्या ये इंडिपेंडेंट है या पहले पे डिपेंड करेगा? बी जीता या नहीं जीता उसका ए पर ए के जीतने से कोई फर्क पड़ेगा? बताओ भाई। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है फिर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है? बताओ भाई। भाई ए पहली बार में जीतता है या नहीं जीता और फिर बी की बारी आती है वो जीतता है नहीं जीता, तो बी की प्रोबेबिलिटी पर ए जीता है या नहीं जीता उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताओ। अगर नहीं पड़ता है तो इंडिपेंडेंट है और फर्क पड़ता है तो फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। बताओ भाई। कोई तो बोलो यार, मतलब है या नहीं है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है, बोलो भाई। मानसी आप बताओ बेटा, इज दिस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? Yes, sir. तो यार बोलो तो सही, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, कुछ तो बोल दो। नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो बताओ। Sir, dependent. डिपेंडेंट है, कौन कौन कह रहे हैं भाई डिपेंडेंट है? और कोई? तुषार, कामिनी, कृतिका, बेटा बताओ जल्दी से। मानसी, अविनाश, हाँ आकाश बोलो, है डिपेंडेंट ये? Sir, है. नहीं है यार, कैसे डिपेंडेंट हो जाएगा? मतलब एक चीज मुझे बताओ, तुम और तुम्हारा फ्रेंड गेम खेल रहे हो, तुमने डाई फेंका 1/6 आ गया, बी ने फेंका, अब तुम्हारे 1/6 जो प्रोबेबिलिटी तुमने लिखी है 6 आने की प्रोबेबिलिटी, जो बी तुम्हारा फ्रेंड है वो जब डाई फेंकेगा तो तुम्हारा आया हो 6 या नहीं आया हो, उस पर कैसे फर्क पड़ जाएगा यार? मुझे एक चीज बताओ, कैसे फर्क पड़ जाएगा? फिर तो यानी पूरा चैप्टर तुमने जीरो कर दिया भाई, क्या बताऊं मैं, सारा चैप्टर जीरो कर दिया तुमने। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं बार बार तो बोल रहा हूँ ये चीजें कि भाई आप जब डाई फेंकते हो, कॉइन टॉस करते हो, टारगेट शूट करते हो, तो ये बेटा सारे इंडिपेंडेंट के केसेस होते हैं,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले केसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ सेकंड पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, बैग में रिप्लेस करते हो आप बॉल बार बार, इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाएगा, क्योंकि रिप्लेस होने के बाद दोबारा उतनी की उतनी बॉल रिस्टोर हो जाती है। तो मुझे बताओ, आप डाई रोल कर रहे हो, आप और आपका फ्रेंड, तो आप 6 लाए हो या नहीं लाए हो, आप कोई सा भी नंबर लाए हो लूडो में जैसे खेल रहे हो आप डाई रोल करके, तो जो सेकंड जो आपका ओपोनेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क कैसे पड़ जाएगा भाई? वो तो इंडिपेंडेंटली फेंक रहा है, वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना फेंक रहा है। नहीं समझ में आया भाई? इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ही यही है कि सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी पर अगर कुछ पहली वाली से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो पहली वाली प्रोबेबिलिटी भाई 6 आया हो या नहीं आया हो, सेकंड वाले पर्सन की प्रोबेबिलिटी पे फर्क कैसे पड़ जाएगा उससे? मुझे बताओ। या ऐसे होता है कि अगर ए ने 6 ले आया तो बी भी लेके ही आएगा, ऐसा होता है? ऐसा होता है या नहीं होता? बताओ भाई। बोलो भैया, आप बोलोगे यस सर नो सर, डिस्कस करोगे बेटा तभी समझ में आएगा, चुप रहने से काम नहीं बनेगा। बताओ तो सही। नहीं समझ में आया तो बोलो यार हाँ सर ये बात समझ में नहीं आई, क्यों इंडिपेंडेंट है। मैं एक और एग्जांपल देके बताऊंगा, 10 एग्जांपल देके बताऊंगा। बताओ तो सही, बोलो भी। अविनाश आया समझ में? हर्षिता, तुषार बेटा बताओ। अंजना, बोलो भाई, जब तक बोलोगे नहीं आगे कैसे चलूं मैं? एक बार और रिपीट कर दूं? रिपीट कर देता हूं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक बार हैंड रेस कर दो यार, कोई बोल तो रहा नहीं, बोलते क्यों नहीं यार? बोलो ना कि सर नहीं आया समझ में इंडिपेंडेंट इवेंट का। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला चैप्टर में खत्म कर दूंगा अभी। अब सोच के देखो, अगर मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा तो मुझे बताओ सारा का सारा जितना भी मान लो 30% भी आया था समझ में, या 40% आया था, वो जीरो कर दोगे तुम। क्योंकि 2-4 क्लासेस के बाद जब मैं दूसरा चैप्टर में पहुंच जाऊंगा, इस वाली बात की जो 40% भी याद रहा था बातें या जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे, अब वो भी भूल जाओगे सारे के सारे। तो इससे अच्छा यार टाइम थोड़ा सा 1-2 क्लासेस और लगा दूंगा मैं इसमें, और 1-2 क्लासेस लगा के कम से कम चीजें क्लियर तो हो जाएंगी, ताकि आगे जाकर प्रॉब्लम ना आए। तो फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज कभी भी मत करो, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए मैं तो चैप्टर सिलेबस वगैरह जो मैं कराना है वो तो मैं करा दूंगा। कोई कहेगा 2 महीने में कराना, 3 महीने में कराना, तो भी सारा कोर्स करा दूंगा, बट आपको कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर नहीं आ रहा है बेटा बताते चलो साथ साथ, ठीक है? Yes, sir. तो पहले तो हाँ यस सर नो सर ही कुछ बोला करो यार, कि आ रहा है सर इंडिपेंडेंट नहीं आया, बाकी सब समझ में आया, ये वाली बात नहीं आई समझ में। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। मैथ्स में बोलते हैं मैथमेटिक्स इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट, मतलब देखने वाला खेल नहीं है कि बस देखा और आ गया तुम्हें समझ में, ऐसा नहीं चलेगा भाई। थ्योरी नहीं चल रही कि बस समझा और हो गया चीज, लिखना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आएगा बेटा समझ। और प्रोबेबिलिटी वैसे चैप्टर इजी है क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन मुश्किल इसलिए क्योंकि वो बोल क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है समझना। और जब कॉन्सेप्ट आप थ्योरी क्लियर करोगे, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे कि इंडिपेंडेंट होती क्या थी इवेंट, तभी चीजें कनेक्ट कर पाओगे। इंडिशियल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, बेस थ्योरम कब लगता था, तो सारी चीजें बेटा क्लियर होनी चाहिए। तो एक बार हैंड रेस कर दो ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि भाई कितने बच्चों को इंडिपेंडेंट इवेंट समझ ही नहीं आया होती क्या। जल्दी से बेझिझक होके विदाउट एनी हेजिटेशन हैंड रेस कर दो कि हाँ यार ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाला लॉजिक अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कैसे पता लगता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, सोच समझ के मत उठाओ यार, एक बार में जब पता या तो आता है या नहीं आता है। ठीक है, 5-6 बच्चों ने हाथ उठाए, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, ठीक है? चलो 5-6 बच्चों ने हाथ उठाए, बाकी बच्चों ने हाथ नहीं उठाए, तो उनमें से मैं मान रहा हूँ ज़्यादातर को समझ में आ गया, कुछ अभी भी शायद कन्फ्यूजन में होंगे। ठीक है, हैंड डाउन कर लो। ठीक है, अब सुनो, देखो मैं एक चीज़ पूछता हूँ, लिखने की भी जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट वर्ड का ही मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो आपस में डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अब आप सोचो आराम से। पहले मैंने पहला कॉइन टॉस करा, उस पे हेड आए या टेल आए। जब मैं सेकंड कॉइन टॉस करूंगा उस पर क्या आएगा, वो पहले पे क्या आया था उससे फर्क पड़ेगा उस पे या नहीं पड़ेगा? आप अपने आप से बस इतना पूछो। नो सर। नहीं, नो सर वाले कौन है जो अभी हाथ उठा रहे थे, जिनको इंडिपेंडेंट इवेंट क्लियर नहीं है, जिनको पहले से ही पता है? जिन्होंने अभी हैंड रेज करे वो बताओ भाई, उनमें से कोई बताओ यस सर या नो सर, या ये बोलो सर अभी भी नहीं समझ में आया। मैंने क्या बोला, जब आप एक बार कॉइन फ्लिप करते हो उस पर जो भी आएगा हेड या टेल, फिर जब सेकंड कॉइन टॉस करते हो उस पर नोट करते हो आप, तो सेकंड कॉइन पर क्या आ रहा है वो पहले वाले कॉइन पर क्या आया है उससे फर्क पड़ता है उसमें या नहीं पड़ता बेटा? ये बता दो। नहीं पढ़ता है। नहीं पड़ता आपने बोला, ये 100% क्लियर है या इसमें भी डाउट है कि हाँ भी शायद पढ़ भी सकता है? ऐसा होता है?
सर पढ़ 100% भी क्लियर है? सकते हैं Yes, सर। एक मिनट, पढ़ कोई भी कह रहा है पढ़ सकते भी हैं सकता सर, है? हाँ, बता दो डाउट है कैसे सर। कैसे, बता दो कैसे पढ़ सकता है, जब आप बोल रहे हो तो बता दो। हाँ बताओ। सर जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया तो हेड आया एंड क्या सेकंड टाइम टेल आया, तो सर फर्क नहीं हो गया। फर्क नहीं हो गया? क्या फर्क हुआ यार? सर एक मैं बार ये नहीं हेड कह आया रहा कि और एक मिनट मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट पर क्या है सेकंड पे क्या है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कॉइन पे क्या आया था, फर्स्ट कॉइन पे जो भी आया था हमारा, उससे उस पर मतलब उस बात से सेकंड कॉइन पर क्या आएगा, वो फर्क डलेगा या नहीं डलेगा उससे, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है? बताओगी भाई? यस हो रही है सर, बट सर अब नहीं हो रही। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर की बदलूंगी भाई। अच्छा चलो मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ। हाँ मैंने बोला जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ यार, तो मुझे बताओ पहले कॉइन पर क्या आया, वो मतलब हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा क्या आया, मैं कह रहा हूँ जो भी आया होगा। अब सेकंड कॉइन पर क्या आएगा, इस बात का फर्क पहले वाले इवेंट क्या आई थी उससे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ऐसे सोचो। तो ऑब्वियसली बात है यार नहीं पड़ रहा, क्योंकि पहले कॉइन पे क्या आया था उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, क्योंकि अब सेकंड कॉइन में भी जो भी आना वो आएगा। अब आप कहोगे सर ये बात क्लियर नहीं हो रही है, तो इस एग्जांपल को आप ऐसे समझो, एक बैग है, उस बैग में आप क्या करते हो, उस बैग में आप क्या करते हो, लेट्स से कई सारी बॉल डाल देते हो, रेड कलर की ब्लैक कलर की कई सारी बॉल डाल देते हो। अब मैं कहता हूँ उसमें से मैंने एक बॉल निकाली, अब एक बॉल क्या निकली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रेड निकली है ब्लैक निकली है, पर एक बॉल निकाल ली और अपने हाथ में रख ली। अब मैं उसको डाल ले रहा हूँ वापस बैग में। अब मुझे बताओ सेकेंड बॉल जो निकलेगी वो रेड हो चाहे ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी पहली बॉल क्या थी उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नो सर। नो सर। यार यार कैसे नो सर बोल रहे थे? लो यार लो, ये लो बैग है, एक बैग लिख लो पहले। बैग वन के अंदर ले लो 4 ब्लैक बॉल है और 5 रेड बॉल है, लिख लो। 4 ब्लैक है 5, लिख लिया सबने? Yes, sir. यस स्क्रीन सर। शेयर नहीं हो रही। हाँ यार वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लिख लो अपनी नोटबुक में लिख लो। 4 मैं कह रहा हूँ ब्लैक है और 5 रेड है, ऐसे लिख लो। 4 ब्लैक 5 रेड, लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ पहली बॉल जब निकालते हो आप, मान लो वो रेड निकल गई पहली वाली बॉल। अब जब पहली बॉल रेड निकली है, दो सिचुएशन बना देता हूँ। पहली बॉल जब रेड निकली है, उस केस में रेड अब कितनी रह जाएंगी? 4 रेड रह जाएंगी और 4 ही ब्लैक रह जाएंगी, ये क्लियर है? यस Yes. सर। अच्छा अगर मान लो Yes, sir. रेड नहीं निकली पहली वाली ब्लैक निकली है, अब रेड कितनी होंगी? 5 ही रहेंगी और ब्लैक कितनी हो जाएंगी? 3, ठीक है? Yes, sir. तो अब आपने बोला था सर सेकंड वाली बॉल रेड वाली जो प्रोबेबिलिटी में निकाल रहा हूँ, सेकंड बॉल रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी पर फर्स्ट वाले से फर्क नहीं पड़ता। देखो फर्क तो पड़ गया, कैसे फर्क पड़ा? देखो अगर पहली रेड निकली तो अब सेकंड टाइम रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/8 होगी। क्यों? क्योंकि 4 रेड है और 4 ही ब्लैक है, ये ठीक है? यस सर। अच्छा और जब पहली वाली ब्लैक निकली थी उस हिसाब से अगर देखें तो सेकंड टाइम रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी अब 5/8 है। क्यों 5/8? क्योंकि अब पहली वाली ब्लैक अगर निकली है तो 5 की 5 ही रेड रहेंगी बैग में और टोटल 8 है, तो यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी में, रेड वाली प्रोबेबिलिटी में फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? सर आ रहा है फर्क। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, जो आप बोल रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है ये, तो मैंने क्या दिखाया, यही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि रेड की प्रोबेबिलिटी सेकंड वाली जो बॉल की हम निकाल रहे हैं उस पर फर्क पड़ रहा है कि पहली बॉल कौन सी निकली थी, तो ये डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर मैं बॉल दोबारा की दोबारा रख देता हूं, मतलब एक बॉल निकाली, नोट करा कलर, रख दिया, अब सेकंड टाइम अगर मैं कहता हूं रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, अब पहली पर क्या आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बॉल उतनी की उतनी होगी तो फिर प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी। यस क्लियर सर। है? यस बात सर। समझ में आ गई? तो यही मैं Yes, धीरे से sir. समझाना चाह रहा हूं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में फर्क क्या होता है। अगर पहली पर क्या हुआ है उससे सेकंड वाली बात पर फर्क नहीं पड़ता कि क्या आएगा, वो हमेशा ही सेम आता है आंसर, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो जब आप कॉइन फ्लिप करते हो, डाई रोल करते हो, टारगेट शूट करते हो, तो पहले वाली इवेंट पर क्या हुआ है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरा ये वाला केस जब बैग वाला आता है कि बैग में अगर आप बॉल निकाल कर रिप्लेस करते जा रहे हो तो वो बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि हर बार जो भी आप बॉल निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि जब टोटल बॉल उतनी की उतनी हो जाती है, रेड भी उतनी है ब्लैक भी उतनी है, तो चाहे कितनी बार भी आप निकालते रहो बॉल रिप्लेस कर करके, हर बार प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी। जैसे मान के चलो 4 क्या थी? ब्लैक थी, 5 रेड थी, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार में कितनी थी? 5/9।
अब आपने बॉल निकाल कर दोबारा डाल दी, अब दोबारा अगर मैं कहूँ रेड की प्रोबेबिलिटी बताऊं तो दोबारा 5/9, फिर रख दी दोबारा आपने, फिर दोबारा कहूँ रेड की प्रोबेबिलिटी तीसरी बार में निकालू वो भी 5/9। तो बात समझ में आ रही है, हर बार 5/9 चलता रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर जब आप उठाकर अपने पास रख लेते हो बॉल, अब वो पहली बॉल क्या थी उससे फर्क पड़ गया, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो यानी सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी पर पहली वाली क्या निकली उससे फर्क पड़ गया। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा सभी को। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट का एकदम माइंड में क्लियर कर लो, कॉइन टॉस करना, डाई रोल करना, ये सारे के सारे इवेंट, और जब बैग में से बॉल निकालते हैं रिप्लेस कर करके, तो ये सारे केसेस कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट वाले। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक और बताता हूँ। जैसे मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त क्या कर रहे हैं, कहीं पर पेपर देने जा रहे हैं अलग अलग सेंटर पर। तुम्हारा मान लो 11th का पेपर है, 12th का पेपर है, और तुम्हारा फ्रेंड जो 11th में वो 11th वाला पेपर देने गया अपना। अब मुझे बताओ वो बच्चा पास हो रहा है, और मतलब तुम्हारा फ्रेंड पास हो रहा है या फेल हो रहा है, और तुम पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, ये दोनों इवेंट कौन सी है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है अभी भी? फिर इंडिपेंडेंट। क्योंकि भाई फर्क होना पड़ता है, वो क्या करके आ रहा है, तुम्हारा अलग पेपर है उसका अलग पेपर है भाई, तो ये भी इंडिपेंडेंट। Yes, sir. समझ में आ गया बात? Yes, sir. आगे? Yes, sir. अब ये मत बोलने बैठ जाना, ये मत बोलने बैठ जाना एक साथ बैठ के पढ़ाई करी थी या चीटिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, इतना मतलब दिमाग नहीं लगाते, ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप समझ में आ गया होगा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो यार एक तो लेक्चर, अच्छा कौन कौन ऐसा है जिसको यार एक्सेस नहीं कर पा रहा है, लाइक लेक्चर्स, लाइक ऑनलाइन जो लाइक रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे लेक्चर्स आप लाइक एक्सेस कर पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.